स्टूडेंट, हम थर्ड पेपर जो आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस या जिसे हम शॉर्ट टर्म में एनएमआर कहते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन कि एनएमआर है क्या। तो एनएमआर जो है इट्स अ पावरफुल एनालिटिकल टेक्निक used to characterize organic molecules by identifying carbon hydrogen framework within molecules। का मतलब क्या हुआ कि एनएमआर एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम बेसिकली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को ही स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करते हैं और उस स्ट्रक्चर में जो सबसे एसेंशियल पार्ट है वो है कार्बन हाइड्रोजन फ्रेमवर्क। यानी हाइड्रोजन होना बहुत एसेंशियल है, कार्बन होना बहुत एसेंशियल है। किसी ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को हम इसलिए जो ये टेक्निक है वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पे अप्लाई नहीं होती। It is a research technique that epoxylates the magnetic properties। यानी यहाँ हम बेसिकली मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पर ही कंसंट्रेट करेंगे और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी होंगी एटॉमिक न्यूक्लियाई की। इलेक्ट्रॉन पे नहीं जा रहे हैं, एटॉमिक न्यूक्लियाई की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पर जा रहे हैं। It determines physical and chemical properties of atoms or molecules in which they are contained। यानी जो मॉलिक्यूल्स बने हुए हैं, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं या जो एटम्स हैं, यानी जो हाइड्रोजन है या कार्बन है, वो किस नेचर का है। वो डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ऑक्सीजन के साथ अटैच है या किसी हेलोजन के साथ अटैच है। तो ये सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ एनएमआर, कितनी तरह के एनएमआर होते हैं। तो टू कॉमन टाइप्स ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी आर यूज्ड टू कैरेक्टराइज द ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर। दो तरह के एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी नॉर्मली हम यूज में लेते हैं। एक है 1H एनएमआर। 1H NMR means used to determine the types and number of hydrogen atoms present in a molecule। तो 1H NMR का मतलब किसी भी ऐसे कंपाउंड में या मॉलिक्यूल में जिनमें हाइड्रोजन कितने तरह के हैं और कितने नंबर हैं वो हम डिटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा है 13C NMR used to determine the type of carbon atom in the molecule। हम सब जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन का फ्रेमवर्क होता है। कार्बन डिफरेंट टाइप ऑफ नेचर में, डिफरेंट काइंड ऑफ नंबर में प्रेजेंट होता है। तो 13C NMR के द्वारा हम कार्बन के फ्रेमवर्क को उस मॉलिक्यूल में कैलकुलेट कर सकते हैं। सोर्स ऑफ NMR, The source of energy in NMR is radio waves। तो हम जानते हैं कि रेडियो वेव्स बहुत हायर वेवलेंथ की हैं, बहुत लॉन्ग वेवलेंथ की हैं, यानी बहुत लो फ्रीक्वेंसी की है। तो वेवलेंथ कितनी है 10⁻⁷ nm, यानी वेरी लो एनर्जी और लो फ्रीक्वेंसी। तो बहुत कम ऊर्जा और बहुत कम आवृत्ति की हमें तरंग दैर्ध्य की आवश्यकता होती है एनएमआर के लिए। When low energy radio waves interact with a molecule, they can change the nuclear spin of some elements, including hydrogen and carbon। मतलब अगर हम लो एनर्जी यानी 10⁻⁷ nm की एनर्जी जब रेडियो वेव्स किसी मॉलिक्यूल पर डालते हैं, इतनी वेव्स की एनर्जी हम मॉलिक्यूल को देते हैं, तो क्या चेंज होगा, सिर्फ न्यूक्लियर स्पिन में चेंज होता है एलिमेंट्स के, और उन्हीं एलिमेंट्स के होगा जिनके पास हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट है। थ्योरी, बेसिक, जिसे हम कहते हैं बेसिक। बेसिक क्या है, थ्योरी ऑफ एनएमआर। तो बेसिक जो है क्या कर रहा है एनएमआर, इन अ मैग्नेटिक फील्ड देयर आर नाउ टू एनर्जी स्टेट्स फॉर अ प्रोटॉन। जैसे हम इलेक्ट्रॉन्स में पढ़ते हैं ना, एक एक्साइटेड स्टेट है और एक ग्राउंड स्टेट है, तो उसी तरह से अब यहाँ हम प्रोटॉन पढ़ेंगे। बेसिकली हाइड्रोजन क्या है, एक प्रोटॉन है। तो अब
प्रोटॉन पे कंसंट्रेट करना है और एज अ इलेक्ट्रॉन की तरह इन अ मैग्नेटिक फील्ड देयर आर टू एनर्जी स्टेट्स फॉर अ प्रोटॉन। अ लो एनर्जी स्टेट जिसे हम ग्राउंड स्टेट कह सकते हैं विद द न्यूक्लियस अलाइंड इन द सेम डायरेक्शन, जिसमें हम ये मान के चलें कि प्रोटॉन में जो न्यूक्लियस है वो सेम डायरेक्शन में एनर्जी के अलाइन कर रहा है। जैसे हम इलेक्ट्रॉन में समझते हैं कि ये सेम स्पिन के हैं और ये एंटिक है, तो उसी तरह से सेम डायरेक्शन विद द मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड को हम B0 से लिखते हैं। दूसरी स्टेट हो गई एक्साइटेड स्टेट की तरह ही हायर एनर्जी स्टेट इन विच द न्यूक्लियस अलाइन अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड। तो दो तरह की एनर्जी स्टेट्स हैं, लो एनर्जी स्टेट, हायर एनर्जी स्टेट। लो एनर्जी स्टेट में प्रोटॉन अलाइंड विद द मैग्नेटिक फील्ड है और हायर एनर्जी स्टेट में प्रोटॉन अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड है। सपोज करते हैं कि अब हम when an external energy source that matches the energy difference between these two states is supplied, मतलब हम जानते हैं कि बहुत कम रेडियो फ्रिक्वेंसी जितनी एनर्जी चाहिए हमें प्रोटॉन को एक एनर्जी यानी लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी स्टेट में भेजने के लिए, और उतना एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी हम प्रोटॉन्स को देते हैं विद टू स्टेट अप्लाइड, एनर्जी इज एब्जॉर्ब। एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई प्रोटॉन्स के द्वारा। प्रोटॉन के अंदर का जो न्यूक्लियस है वो एनर्जी के द्वारा कॉजिंग द न्यूक्लियस टू स्पिन फ्लिप फ्रॉम वन ओरिएंटेशन टू अनदर। अब स्पिन फ्लिप का मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि न्यूक्लियस अपने ही एक्सिस पर थोड़ा थोड़ा अब रोटेट करना शुरू कर रहा है, हिल रहा है। तो हमें सिर्फ इतनी सी एनर्जी देनी है कि न्यूक्लियस जो है वो अपने में स्पिन फ्लिप या अपने एक्सिस पर ही स्पिन करना शुरू करे। The energy difference between these two nuclear spin states correspond to the low frequency radio frequency region। मैं पहले भी कहा कि हमें बहुत लो रीजन की फ्रीक्वेंसी की एनर्जी देनी है। तो जो एनर्जी डिफरेंस है लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी का वो किस रेंज का है, रेडियो फ्रीक्वेंसी या रेडियो वेव रीजन का है। और इसी रेडियो वेव रीजन में ही हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में रेडियो वेव रीजन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम्स आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़े होंगे, 12th में भी पढ़े होंगे, और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कई तरह के होते हैं, एक्स रेज, रेडियो वेव्स, यूवी, आईआर, एनएमआर। तो एनएमआर जो है वो रेडियो वेव रीजन का एक वेरी लो एनर्जी लेवल का रीजन होगा, जिसमें हम न्यूक्लियस के स्पिन्स के द्वारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन करेंगे। अब when a charged particle such as proton, हम जानते हैं प्रोटॉन पे कैसा साइन होता है, पॉजिटिव। तो ये कैसा है, चार्ज पार्टिकल है। हम जब इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं वो भी चार्ज होते हैं पर उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं प्रोटॉन की, वो भी एक चार्ज पार्टिकल है, स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस। जैसे इलेक्ट्रॉन हिलता रहता है ऐसे यहाँ एज्यूम किया जा रहा है कि प्रोटॉन भी अपने एक्सिस पर स्पिन कर रहा है। इट क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड। और जब भी कोई चार्ज पार्टिकल अपनी एक्सिस पर स्पिन करता है तो फिजिक्स अगर आप लोगों ने पढ़ी हो तो एक फील्ड जनरेट हो जाती है जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। Thus the nucleus can be considered as a tiny bar magnet, यानी उस न्यूक्लियस या उस प्रोटॉन के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, और जो प्रोटॉन है वो हमारा एक चुंबक की तरह काम करना शुरू कर देता है। Normally these tiny bar magnets are randomly oriented in space। तो ये छोटे छोटे जो प्रोटॉन्स हैं जो एक चुंबक की तरह काम कर रहे हैं वो स्पेस के अंदर रैंडमली अव्यवस्थित रूप से फैले पड़े हैं। हाउएवर अब हम एक
फील्ड लगा देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी एक फील्ड तो ऐसी है जो प्रोटॉन्स के द्वारा जनरेट हुई है, उसके अगेंस्ट या पैरेलल हमने एक फील्ड लगाई है जिसे हम कहेंगे अप्लाइड। तो अब क्या होगा, जैसे ही हम अप्लाइड फील्ड लगाएंगे तो ये जो टीनी बार्स हैं इनका ओरिएंटेशन चेंज होगा। अब ये दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि ये अप्लाइड फील्ड के पैरेलल हो जाएं या अप्लाइड फील्ड के अगेंस्ट हो जाएं। तो रैंडमली ओरिएंटेड मैग्नेट्स या रैंडमली ओरिएंटेड प्रोटॉन्स पे जब हम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो उनका ओरिएंटेशन चेंज होगा और वो अप्लाइड फील्ड के पैरेलल भी हो सकता है और अप्लाइड फील्ड के अगेंस्ट भी हो सकता है। नाउ मोर न्यूक्लियाइज आर ओरिएंटेड विद अप्लाइड फील्ड। क्यों? क्योंकि बिकॉज दिस अरेंजमेंट है लोअर इन एनर्जी। हम सब जानते हैं कि जैसे इलेक्ट्रॉन भी कम ऊर्जा में रहता था तो ज्यादा स्टेबल था, ज्यादा ऊर्जा दे दी जाती है तो इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल हो जाते हैं। बस उसी तरह से प्रोटॉन्स भी लो एनर्जी फील्ड में ज्यादा स्टेबल हैं और जो लो एनर्जी अप्लाइड फील्ड है वो पैरेलल ओरिएंटेशन में ज्यादा है। तो मोर न्यूक्लियाइज आर ओरिएंटेड विद द अप्लाइड फील्ड बिकॉज दिस अरेंजमेंट इज लोअर इन एनर्जी। तो ज्यादा से ज्यादा न्यूक्लियाई पैरेलल होंगे अप्लाइड फील्ड के। एनर्जी डिफरेंस बहुत कम है दोनों स्टेट्स के बीच में। हायर और लोअर एनर्जी लेवल की जो डिफरेंस है टू स्टेट्स का वो बहुत कम है, लेस देन 0.1 कैलोरी। तो ओरिएंटेशन कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। तो इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, हम डायग्राम से अगर देखें तो डायग्रामेटिकली अगर अपन देखते हैं तो एक नॉर्मल कंडीशंस में एक प्रोटॉन है जो अपने एक्सिस पर स्पिन कर रहा है और उसने एक मैग्नेटिक फील्ड जल कर ली है अपने चारों ओर। अब जब कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाई गई है तो हम देख रहे हैं कि ये सारे प्रोटॉन्स जो हैं वो एक रैंडम अरेंजमेंट के साथ अव्यवस्थित रूप से स्पेस में बने हुए हैं। जैसे ही हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाई, मैग्नेटिक फील्ड आपको दिख रही है, जो रेड एरो है वो मैग्नेटिक फील्ड है और उसका डायरेक्शन है। और उस डायरेक्शन में अगर आप देखो तो इंडिकेशन हो रहा है कि जो रैंडमली अरेंज थे वो सारे के सारे ओरिएंटेड हो गए हैं, व्यवस्थित हो गए हैं। कुछ अप्लाइड फील्ड के डायरेक्शन में चल रहे हैं और कुछ अप्लाइड फील्ड की डायरेक्शन के अगेंस्ट चल रहे हैं। नाउ अब जब हम मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं तो उसका प्रभाव क्या हो रहा है। तो द फ्रीक्वेंसी नीडेड फॉर रेजोनेंस एंड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब जो फ्रीक्वेंसी हमें रेजोनेंस के लिए चाहिए जिसे हम न्यू कहेंगे, न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, उसे हम कहते हैं B0 या BO। तो न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, यानी मैग्नेटिक फील्ड की जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी उतनी ही ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। स्ट्रॉन्गर द मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्गर विल बी द फ्रीक्वेंसी, ज्यादा एनर्जी हो जाएगी, लार्जर एनर्जी डिफरेंस हो जाएगा बिटवीन टू न्यूक्लियर स्पिन स्टेट्स। और फिर उस स्थिति में हमें ज्यादा फ्रीक्वेंसी नीडेड फॉर द रेजोनेंस। क्योंकि अगर आपने स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगाई है तो प्रोटॉन्स को हमने ज्यादा एनर्जी दे दी है। अब जब ज्यादा एनर्जी दे दी है तो दोनों एनर्जी स्टेट्स के बीच में ज्यादा डिफरेंस हो गया है और उस स्थिति में फ्रीक्वेंसी जो है वो ज्यादा चाहिएगी जब मॉलिक्यूल लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में प्रोटॉन्स का रेजोनेंस हो। सैंपल, सैंपल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए जब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर हम कोई एक इंस्ट्रूमेंट काम में लेते हैं
और जब इंस्ट्रूमेंट काम में लिया जाता है तो जिस भी पदार्थ का हमें डिटेक्शन करना है उसको हमें एक सैंपल फॉर्म में लाना पड़ता है। सैंपल फॉर्म में लाने के लिए हम एनएमआर में दोनों तरह के सैंपल्स काम में ले सकते हैं। लिक्विड स्टेट में भी लिया जा सकता है और सॉलिड टाइप का सैंपल भी डिटेक्ट हो सकता है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। जब हम लिक्विड सैंपल्स काम में लेते हैं तो हम उसको सॉल्यूशन स्टेट एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, और जब सॉलिड लेते हैं तो हम उसको सॉलिड स्टेट स्पेक्ट्रोस्कोपी एनएमआर कहते हैं। सॉलिड फेज में मीडिया सैंपल किस तरह से लेंगे हम, या तो क्रिस्टल्स के रूप में होना चाहिए या माइक्रो क्रिस्टलाइन पाउडर्स के रूप में होना चाहिए, जेल्स के रूप में होना चाहिए, या एनिसोट्रॉपिक सॉल्यूशंस के रूप में प्रोटीन्स, फाइबर्स या पॉलीमर्स। ये सारे फॉर्म्स के रूप में हम सॉलिड और सॉलिड फेज मीडिया के रूप में सैंपल्स को ले सकते हैं। अगर हम लिक्विड फेज की बात करते हैं तो लिक्विड फेज में डिफरेंट टाइप ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस, न्यूक्लिक एसिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारी चीजें यूज की जा सकती हैं। यानी इस तरह के सैंपल्स को हम एनएमआर के द्वारा डिटेक्ट कर सकते हैं। प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल क्योंकि जो हमारा टेक्निक है बेसिकली एनएमआर की, वो किस चीज पे डिपेंड करती है। तो प्रिंसिपल में हम सैंपल तो हमने सॉलिड या लिक्विड कुछ भी ले लिया है, उसके साथ ही साथ हम सॉल्वेंट लेते हैं, और वो सॉल्वेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस सैंपल को हमें सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व करना है। और वो सामान्य तौर पर यूजुअली हम क्या ले रहे हैं, देखो क्लोरोफॉर्म क्या होता है CHCl3, और H को हमने ड्यूटोरियम से रिप्लेस किया है, तो हमारा जो सॉल्वेंट है वो है CdCl3 यानी ड्यूटोरियो क्लोरोफॉर्म, और इन प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। हमने यहाँ हाइड्रोजन नहीं लिया है क्योंकि हाइड्रोजन अगर हम यहाँ लेते हैं तो फिर एक पीक हमें सॉल्वेंट की भी मिल जाएगी जो हमें कंफ्यूजन पैदा करेगी। तो हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस किया है ड्यूटोरियम से। रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेटर लिया जाता है, देन रेडिएशंस मिलेंगी और वो रेडिएशंस सैंपल पर डाली जाएंगी विथ अ शॉर्ट पल्स ऑफ रेडिएशंस। जैसे ही हम रेडिएशंस उस सैंपल पर डालेंगे जनरेटर के द्वारा क्या हो जाएगा, रेजोनेंस शुरू हो जाएगा प्रोटॉन्स के बीच में या न्यूक्लियस के बीच में। व्हेन द न्यूक्लियाई फॉल बैक, हायर एनर्जी लेवल में गए जब हमने रेडिएशंस डाली, थोड़ी देर बाद हम रेडिएशंस डालना बंद कर देते हैं। जब हम बंद करेंगे तो न्यूक्लियाई जिन्होंने रेडिएशन ले लिया था, एनर्जी कम होते ही वो वापस लोअर एनर्जी लेवल में आ जाएंगे। लोअर एनर्जी लेवल में आने के बाद हम डिटेक्टर के द्वारा कितनी एनर्जी रिलीज हुई उसको एक स्पेक्ट्रम के साथ रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो हमारे पास एनएमआर में टेक्निक के साथ इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या क्या चीजें होनी जरूरी हैं। एक होना चाहिए हमारे पास सैंपल सेल या सैंपल ट्यूब जिसके अंदर हम सैंपल्स को रखेंगे। फिर हमें एक अप्लाइड फील्ड लगानी है, तो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लगाई है। फिर एक रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर है जो हमें रेडिएशंस दे रहा है, और उस रेडिएशंस के द्वारा सैंपल्स न्यूक्लियस में क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। इस रेजोनेंस से जो भी डिटेक्ट हो रहा है, जैसे क्या डिटेक्ट होगा कि न्यूक्लियस हायर एनर्जी लेवल में चले गए हैं रेडिएशंस लेकर। थोड़ी देर बाद जब हमने रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेटर को बंद कर दिया, वापस लोअर एनर्जी लेवल में आते हैं, तो हायर और लोअर एनर्जी लेवल्स के बीच में न्यूक्लियस द्वारा जो एनर्जी रिलीज की गई वो हम किससे करेंगे, डिटेक्टर से। तो हमारे पास एक डिटेक्टर होना एसेंशियल है, और इस डिटेक्ट हुई हुई चीज को हम स्क्रीन पर लेंगे CRT डिस्प्ले पर, और वो हमें स्पेक्ट्रम देगा। तो ये एक डायग्राम है एनएमआर के सेटअप का जिसमें हमें ये 5 चीजें एसेंशियल होनी चाहिए।
proton is different environment absorbs at slightly different frequencies, so they are distinguishable by NMR. अब इसका मतलब ये है कि सपोज करते हैं हमने जो कंपाउंड लिया है वो अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का फार्मूला C2H5OH लिख सकते हैं, या हम इसको अलग तरह से लिखते हैं CH3 CH2 और OH। अब आप देख रहे हैं कि प्रोटॉन CH3 की फॉर्म में है, प्रोटॉन CH2 की फॉर्म में भी है और प्रोटॉन OH की फॉर्म में भी है। तो यहाँ पर प्रोटॉन्स में 3 डिफरेंट एनवायरनमेंट्स हैं और ये तीनों डिफरेंट एनवायरनमेंट्स के प्रोटॉन अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, और जब अलग अलग एब्जॉर्प्शन हुआ तो रिलीज होते वक्त भी अलग अलग एनर्जी रिलीज हुई, और जब अलग अलग एनर्जी रिलीज हुई तो हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। द फ्रीक्वेंसी एट विच अ पर्टिकुलर प्रोटॉन एब्जॉर्ब्स इज डिटरमिन्ड बाय इट्स इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट। तो जो इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट यानी एक प्रोटॉन जिसके आसपास जो एनवायरनमेंट है उससे हम उसको डिटरमिन कर सकते हैं। The size of magnetic field generated by electrons around a proton determines where it absorbs. अब प्रोटॉन्स के साथ इलेक्ट्रॉन्स तो हैं ही हैं, तो प्रोटॉन कितने तरह के इलेक्ट्रॉन्स, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से कवर्ड है, उसको भी हम NMR के द्वारा, मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हुई है उसके द्वारा डिटरमाइन कर सकते हैं। मॉडर्न NMR स्पेक्ट्रोमीटर्स में, वो तो पुराना था, ओल्ड था, जिसमें हम रेडिएटर और डिटेक्टर्स यूज करते हैं। मॉडर्न जो टेक्निक्स हैं, मॉडर्न NMR स्पेक्ट्रोमीटर्स यूज्ड अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ and then a narrow range of frequencies is applied to the achievers the resonance of all protons. हम यहाँ पर continuously constant magnetic field का एक मैग्नेटिक ले रहे हैं फील्ड, उसके साथ ही साथ हमने क्या लिया है, एक एनर्जी जा रही है, स्पिन, एंटी स्पिन, अल्फा स्पिन और बीटा स्पिन लिया है, एक इन द सेम डायरेक्शन और एक एंटी क्लॉकवाइज। मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाइड कर दी है, और द स्पिन स्टेट ऑफ अ न्यूक्लियस इज अफेक्टेड बाय एन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो ओनली न्यूक्लियाई दैट कंटेन्स ऑड मास नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके पास ऑड है, जैसे 1H, 13C, 19F एंड 31P, या ऑड एटॉमिक नंबर है, जैसे गिव राइज टू द NMR सिग्नल। तो जिनके पास ऑड मास नंबर है या ऑड एटॉमिक नंबर है, सिर्फ और सिर्फ वही हमें क्या देंगे, NMR स्पेक्ट्रा देंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जहाँ इवन हो जाएगा, जैसे कार्बन है, कार्बन अगर आप 12 लेंगे तो वो नहीं आएगा, कार्बन का आइसोटोप 13C ही हमें NMR देगा। अब इस तरह की एनर्जी से जब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डाला तो अल्फा स्पिन स्टेट ज्यादा स्टेबल है क्योंकि वो लो एनर्जी है, और उससे पहले एनर्जी एब्जॉर्ब हुई तो वो बीटा स्पिन स्टेट में चला गया हायर में, फिर रिलीज हुई, और रिलीज और एब्जॉर्ब के बीच में जब सिग्नल्स मिलते हैं उसको हम NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरह से ये हमारा बेसिक ऑफ NMR टेक्निक्स है। और नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ेंगे किस तरह से केमिकल शिफ्ट होता है। केमिकल शिफ्ट का मतलब दो पीक्स के बीच में जो डिफरेंस है वो कैसे यूज होता है